अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल का पालन करके कमाएं अच्छी आय। तिल की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी सलाह। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरणा के विषय विशेषज्ञ एलन वर्मा। किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ 10 से 20 मुर्गियां पालकर अपनी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कड़कनाथ मुर्गी पाल सकते हैं। कड़कनाथ से कड़क कमाई भी कर सकते हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। कड़कनाथ भारत का एकमात्र काला चिकन उत्पादक मुर्गी की नस्ल है। इसे काला मांसी भी कहते हैं क्योंकि इसका मांस, चोंच, जुबान, टांगे, चमड़ी, खून सब कुछ काला होता है। कड़कनाथ मुर्गी की 3 प्रजातियां हैं, जेड ब्लैक, पेंसिल्ड और गोल्ड। यह नस्ल के पक्षी स्थानीय वातावरण में जल्दी से ढल जाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी की अगर अन्य मुर्गियों की नस्ल से तुलना करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दूसरी मुर्गियों के मुकाबले कम पाई जाती है, वसा की मात्रा कम पाई जाती है और प्रोटीन जैसे
आम मुर्गियों के चिकन में 18 से 20% होती है, लेकिन कड़कनाथ मुर्गे के चिकन में 25% तक प्रोटीन पाई जाती है। और असंतृप्त वसा इसमें दूसरी मुर्गियों में 21% पाई जाती है, और इसमें असंतृप्त वसा जो लिनोलेरिक है वो 24% तक पाई जाती है। और इस मुर्गी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये ऐसी नस्ल है जिसका चिकन खाने से काफ़ी फायदा होता है। कड़कनाथ मुर्गियों में अगर औषधियों की बात करें तो इसके चिकन को खाने से पुरुषों में शारीरिक कमजोरी दूर होती है, और शरीर में ऐसा इसलिए होता है कि रक्त प्रवाह तेज होता है। काले चिकन में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कैंसर रोग के प्रतिरोधी भी है। तंत्रिका रोग एवं होम्योपैथिक दवाइयों में भी काम में लिया जाता है। महिलाओं में गर्भपात, बांझपन, अनियमित मासिक धर्म को रोकता है। सेंट्रल फूड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के औषधीय गुणों के अध्ययन के आधार पर इसे हृदय रोगियों के लिए भी उपयुक्त बताया गया है। अंडे का उपयोग सिरदर्द, डिलीवरी की समस्याएं, अस्थमा, माइग्रेन, गुर्दे के सूजन के रोगोपचार में भी सहायक है। डायबिटीज रोगियों के लिए भी इसका चिकन बेहतरीन दवा है। इसमें इसके अलावा विटामिन B1, विटामिन B2, B6, B12, विटामिन C, E पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 18 तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि मानव के लिए 8 प्रकार के एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, निकोटिनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। आयरन प्रचुर मात्रा में होने की वजह से शरीर का हीमोग्लोबिन लेवल भी ये बढ़ाता है। भरपूर प्रोटीन की मात्रा की वजह से शरीर में मसल्स भी अच्छी बनती है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कड़कनाथ का मुर्गा होता है वो 1.5 किलो से 1 किलो 600 ग्राम 700 ग्राम के आसपास होता है, और मुर्गी 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक की वजन की होती है। और इनमें वार्षिक अंडा उत्पादन 90 से लेकर 110 तक प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विदेशी सैलानी ई बाइक से उदयपुर की सैर कर सकेंगे। छोटी सादड़ी नगर के कंडेला मार्ग स्थित सगस बाबा जी मंदिर पर कल सगस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया। सगस सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि सायंकाल 7 बजे महाआरती के पश्चात भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा में सावन माह के चलते लगातार 40 दिनों तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान हनुमान सहित विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ की गई। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। भीलवाड़ा में 4 युवक पेयजल की समस्या को लेकर टावर पर चढ़ गए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसिंद की ग्राम पंचायत कांवलवास का ये पूरा मामला है। भरतपुर के बयाना थाना और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे जिन किसानों ने समय से तिल की बुआई की है उनकी फसल पुष्पन की अवस्था पर है, लेकिन तिल का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत।
की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो देख रहे हैं आप लोग, तिल की फसल फ्लावरिंग की अवस्था में है, तो इस समय अपने को तिल में बहुत ही समसामयिक क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। अगर इनको नहीं करते हैं तो उत्पादन अपना प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है खरपतवार प्रबंधन। आप लोगों ने एक बार पहले खरपतवार निकाल दिए हैं, जिसमें कुछ बचे हुए खरपतवार हैं या नहीं निकाल पाए हैं, उन खरपतवारों को आपको अभी निकालना होगा। तो उनको अपन हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर उन्हें निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो उनके फूल आएंगे और फल बन के अपनी फसल में ही द्वारा खरपतवार फैलाएंगे और दाना भी अपना प्रभावित होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। और दूसरी चीज आती है इसमें सिंचाई और जल निकास। सिंचाई देखते हैं कि जहाँ सूखा लंबे समय तक पड़ रहा है वहाँ अपने को एक सिंचाई अवश्य देना चाहिए, क्योंकि फूल और फल बन रहे हैं। लेकिन सिंचाई जब दें जबकि वहाँ सूखा हो। सूखा नहीं है, नमी है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और सिंचाई के साथ साथ इसमें अगर अधिक बरसात हो रही है, वहाँ पानी का भराव है, तो जल निकास अवश्य करें, क्योंकि अगर जल निकास नहीं करेंगे तो आपकी फसल में आर्द्र गलन, नीचे से पौधा गलने लगता है जिसे आर्द्र गलन कहते हैं, और आपका पौधा नष्ट हो जाता है। इसीलिए जल निकास भी बहुत आवश्यक होता है। कोशिश करें कि जहाँ रेतीली ज़मीन हो, जहाँ पानी निकल जाता हो, ऐसी ज़मीन में ही तिल को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसमें कीट और रोगों का भी प्रभाव अधिक रहता है। इन कीट और रोगों को नियंत्रण करना अपने को बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2-3 तरह के रोग देखने को अधिक मिलते हैं। तो एक का फाइलोडी नाम से रोग रहता है, जिसको तिल फाइलोडी बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं और गोल हो जाती हैं, गुच्छानुमा बन जाती हैं। इसे तिल फाइलोडी कहते हैं। किसान भाइयों, फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे, ताकि रोग फैलाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोने के बाद छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें एक और रोग रहता है जिसको अपन पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद कलर का पाउडर जम जाता है। इसी का भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपका पौधा पाउडर से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है। तो और आपकी तिल की जो तेल का परसेंट है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए भी आपको सल्फेक्स पाउडर जो आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के आप उपयोग कर सकते हैं। कीटों की बात करें तो इसमें कई प्रकार के चूसने वाले, काटने वाले, जैसे आपकी इल्लियाँ रहती हैं जो कि सब हरे कलर की रहती हैं, वो लगती हैं। इसके बाद कट वर्म रहता है, तिल हॉक मौत नाम के कीट रहता है जो कि हरी इल्ली रहती है, मोड़ मोड़ के चलती है, वो उसको तिल हॉक मौत बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें आपका चना को काटने वाली कट वर्म रहती है, फली को बेधने वाली फल वेदक भी रहती है जो कि फली के अंदर घुस जाती है और उसके दाने को अंदर से खा लेती है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनको अगर आप केमिकल नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको नीम ऑयल आता है जो कि जैविक रहता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, या इमीडा क्लोरोपिड नाम की दवा है, इसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है।
तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तिल के बारे में समसामयिक जानकारी दी गई है, उन्हें आप अपना कर अधिक तिल का उत्पादन प्राप्त कर। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खिम्मन में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में लाठी डंडे जमकर चले। 4 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। दौसा के बांदीकुई में गौरव यात्रा विवाद मामले में पुलिस अधिकारियों से बहस के बाद फिर शुरू हुई यात्रा को लेकर विवाद की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। श्रीगंगानगर में पानी की मांग को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है। किसानों के द्वारा सभी नाकों को तोड़ा गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएम मोदी का ये 104वां संस्करण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में खेतीबाड़ी के साथ डेयरी व्यवसाय भी काफी फल फूल रहा है। तो जो किसान बड़े पैमाने पर डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके सामने अक्सर पशुओं का दूध दोहने के लिए मजदूरों की समस्या बनी रहती है, जिससे समय पर पशुओं का दूध नहीं निकल पाता है। ऐसे में पशुपालकों के लिए मिल्किंग मशीन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस मिल्किंग मशीन से कम समय और कम श्रम में आसानी से पशुओं का दूध निकाला जा सकता है। तो ये मिल्किंग मशीन आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि इंजीनियर अभिषेक कुमार से। मैं आपको आज मिल्किंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। मिल्किंग मशीन का मुख्यतः कार्य है जो है हमारे पशुओं से दूध को ऑटोमेटिकली निकालना। तो उसका प्रोसेस पहले जानते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसमें टिट कप्स होते हैं और फिर वैक्यूम पंप होता है, आपका मिल्किंग लाइन होता है और रिजर्वायर होता है और एक पल्सेटर होता है। तो इसमें कैसे पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम जानते हैं। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। तो इसमें सबसे पहले जो टिट कप्स हैं उसे हम जो है थन पर लगाएंगे और ये लगाने से पहले सबसे पहले थनों को और टिट कप्स को अच्छे से धो देंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले और हमारा दूध का क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो उसके बाद फिर लगा करके टिट कप्स को टाइट करके लगाएंगे, क्योंकि अगर वो टाइट नहीं रहेगा तो वैक्यूम लीक होगा, तो फिर मिल्किंग सही से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप उसे लगाएंगे और एयर टाइट वे में टिट कप्स को लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही जो है वैक्यूम बन जाएगी मशीन में और हमारा सारा जो है मिल्क जो है वो पल्सेटिंग मोड में आपके पशुओं से जो है मिल्किंग लाइन में जाएगा। मिल्किंग लाइन से रिजर्वायर में जाके स्टोर होता जाएगा। अब पल्सेटर का क्या काम है? पल्सेटिंग का ये काम है कि पल्सेटर जो हमारा कंपोनेंट लगा है, मशीन जो है ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम की ओर, वैक्यूम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर बार बार वो जो है होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो
अब तो ये सारा जो है तरीका था। पहले टिट कप्स हमने लगाया वैक्यूम के बाद फिर जो है वो आपका दूध जो है मिल्क लाइन से होते हुए पल्सेटिंग मैनर में वो पहुंच गया मिल्किंग लाइन में, फिर रिजर्वायर में, और फिर हम मशीन बंद कर देंगे तो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा टिट कप्स, जो उसे आप किसान भाइयों बहनों जो है उसे आप निकाल सकते हैं। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों को एक जो कुछ सावधानियां हैं जो जिन्हें ध्यान रखना है मिल्किंग मशीन ऑपरेट करते समय। पहला है कि वैक्यूम लेवल जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा वैक्यूम लेवल मशीन में सेट करने पर जो हमारे पशुओं को जो है नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो पल्सेटिंग रेट है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा के रखेंगे। जो नेचुरल जैसे बछड़ा जो है गाय का दूध पीता है तो उस फ्रीक्वेंसी से पल्सेटिंग रेट को मैच कराने से आपका दूध जो एक्सट्रैक्शन होगा, जो दूध निकाला जाएगा पशुओं से, वो सबसे अधिक होगा। तीसरा जो है आप सफाई करके रखेंगे, मिल्किंग मशीन की सफाई करके रखें, क्योंकि हम सबको पता है कि दूध में जो है बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो आप उसकी सफाई अवश्य करेंगे जिससे कि दूध की क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। और चौथा, जो टिट कप डिज़ाइन है वो अलग अलग थन और टिट्स के साइज के हिसाब से अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है, तो आप करेक्ट टिट साइज लगाएंगे ताकि हमारे जो पशुओं को जो है वो डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। तो ये सारी सावधानियों का आप ध्यान रखते हुए मिल्किंग मशीन को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम अजबनगर, जिला बाड़मेर के किसान मिथिलेश सिंह ने। आप अनार के बागों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो मिथिलेश सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। अनार में मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। इसकी बागवानी करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। बदलते मौसम और वातावरण में नमी के कारण कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। रस चूसक कीट। अनार में कई तरह के रस चूसक कीटों जैसे माहो सफेद मक्खी का आक्रमण होता है। ये कीट पौधों की नई शाखाओं और फूलों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, जिसके कारण फलोत्पादन कम मिलता है। रस चूसक कीट का नियंत्रण। इस कीट का प्रकोप पौधों पर दिखाई देने पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। इससे कीट नियंत्रण कम न हो तो रासायनिक दवा डाइमिथोएट 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दीमक कीट। अनार के पौधों में शुष्क क्षेत्रों में जड़ों और तनों में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। इससे पौधे सूख जाते हैं और पौधों का विकास रुक जाता है।
रोकथाम के उपाय। पौधों को लगाते समय प्रत्येक गड्ढे की भराई के समय 50 ग्राम मिथाइल पैराथियोन चूर्ण मिला दें, तो इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। और यदि बाग में दीमक कीट का प्रकोप हो गया हो तो क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा सिंचाई के साथ प्रयोग करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करके बागवान अनार के बाग से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।